नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, उससे पहले तो खैर लगता ही था, उसके बाद भी बहुत से लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो बड़ी लड़ाका रही है और बड़ी जुझारू राजनीति की है, और वो चुनाव में हार के बाद ऐसा नहीं कि घर बैठ जाएंगी और लड़ना छोड़ देंगी। वो लड़ेंगी और अपनी ज़मीन फिर से वापस पाने की कोशिश करेंगी। अब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी लड़ेंगी, लेकिन अपनी ज़मीन यानी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए लड़ेंगी या नहीं, ये तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ज़रूर लड़ेंगी और उसमें भी सफल होंगी, इसमें बड़ा शक है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से सौमित्र खान। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बीजेपी में आना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाए, उसके बाद वो घोषणा कर देंगे अलग होने की। 50 सांसद तैयार हैं, तो 2-3 और मिले तो जो है 2/3 हो जाता है, टूट सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर अभी विश्वास नहीं है कि 50 विधायक और 20 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस आज जो दिखाई दे रही है 80 सांसद 29 लोकसभा सदस्यों वाली, ये इसी रूप में लंबे समय तक नहीं रहने वाली। जब मैं लंबे समय तक बात कर रहा हूँ तो मैं इस साल के आखिर, इस कैलेंडर वर्ष के आखिर तक की बात कर रहा हूँ। यानी संसद का बजट सत्र जो अगले साल फरवरी में शुरू होगा, 29-30 जनवरी से शुरू हो जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के संसदीय विधायक दल का स्वरूप बदल जाएगा। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। ममता बनर्जी के लिए अपने लोगों को रोक कर रखना बहुत मुश्किल है। ऐसा है कि पार्टियां वो रोक कर रख पाती हैं जो किसी विचारधारा पर आधारित हों। एक दूसरी पार्टियां भी जो विचारधारा पर नहीं आधारित हैं, वो भी अपने विधायकों सांसदों को रोक कर रख पाती हैं अगर ये उम्मीद हो कि निकट भविष्य में फिर से सत्ता में आ सकते हैं। जहां हर 5 साल पर सत्ता बदलती है, वहां ये उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। जहां सत्ता का अदल बदल होता रहता है, वहां भी उम्मीद रहती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को, विधायक को, सांसद को लगे कि उसकी भविष्य की राजनीति अब इस पार्टी में नहीं बची है, तो वहाँ रोक कर रखना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस में ऐसा उदाहरण आपको कई राज्यों में मिलेगा। गुजरात देख लीजिए, एक से एक दिग्गज नेता थे, ज़मीनी नेता। राज्य स्तर की नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर धीरे धीरे सब टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। 2018 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। विधायक दल बहुमत नहीं मिला, लेकिन विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। 5 या 6 का अंतर था दोनों पार्टियों में। और अपने सांसदों को सरकार होते हुए भी कांग्रेस बचाकर नहीं रख पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक निकले और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। विधायकों ने इस्तीफा दिया अपनी विधानसभा सदस्यता से, फिर से चुनाव लड़े और भाजपा की सरकार बनी। ऐसा उदाहरण आपको कई राज्यों में मिल जाएगा। ऐसे उदाहरणों से भारतीय राजनीति भरी पड़ी है। सवाल ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक इस समय हैं, उन्हें क्या तृणमूल कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है? एक बात। दूसरी बात, क्या उन्हें तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है? इन दोनों सवालों का अगर जवाब हाँ में है तो एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, कोई नहीं टूटने वाला। लेकिन अगर इन दोनों सवालों का जवाब ना में है तो सवाल ये है कि टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये सवाल नहीं है। कब टूटेगी, ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस का टूटना तय है। और पश्चिम बंगाल का इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखें तो जो आता है लंबे समय के लिए और जो जाता है वो तो सदा के लिए जाता है। कांग्रेस से शुरू कीजिए, 30 साल सत्ता में रहे, गए, आज तक लौटने की कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। दूरबीन लगाकर देखें तो भी उम्मीद नहीं दिखेगी। सीपीएम 34 साल सत्ता में रही, गई, तो अब दूरबीन लगाकर सीपीएम को भी आप खोज नहीं सकते पश्चिम बंगाल की राजनीति में।
वैसे तो सीपीएम जो है पूरे देश की राजनीति से लगभग विलुप्त हो गई है, उसको कायदे से विलुप्त प्रजाति घोषित कर देना चाहिए कि इसको संभाल कर जहाँ बची हुई है, जो अवशेष उसके बचे हुए हैं, उसको संभाल कर रखा जाए। तीसरी पार्टी आई तृणमूल कांग्रेस, 15 साल सत्ता में रही। तो पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट, उसके बाद तृणमूल, तीनों एक मतलब अराजकता, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों पर क्रमशः ये तीनों पार्टियां, इन तीनों पार्टियों की सरकारें एक दूसरे को पछाड़ती चली गई, उनसे आगे बढ़ती चली गई। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अति की, इसलिए सबसे कम समय रही इन तीनों में। सीपीएम लेफ्ट फ्रंट चूँकि विचारधारा पर आधारित पार्टी थी, इसलिए ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाई। उसके पास लेवरेज था केंद्र में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का और उसके आधार पर अपने लिए सहूलियत जुटाने का, राज्य में समर्थन लेने का। आप समझिए, एक समय ज्योति बसु जब मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ी बर्बर सरकार है, बारबेरियन गवर्नमेंट है, अटल जी की सरकार को कहा था उन्होंने। वो ज्योति बसु जिन्होंने सुंदरबन में हजारों बांग्लादेश से आए हिंदुओं को मरवा दिया सीधे गोली चलवाकर। मारी झापी नाम था शायद उस जगह का, उस द्वीप का, जिस पर उनको रखा गया था। वहाँ जनरेटर से बिजली आती थी, जाने का मार्ग जो है स्टीमर और जो है बोट थी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं था। ज़मीन से कोई संपर्क नहीं था। सरकार की ओर से जो राशन पानी जाता था, पहुंचता था, वो मिलता था। एक दिन बिजली काटी गई और पुलिस ने फायरिंग शुरू की। कितने लोग पानी में कूद गए, डूब गए, मर गए, और कितने हजार लोग मारे गए गोलीबारी में, उसका कोई हिसाब नहीं। उसकी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई देश भर में। वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बारबेरियन गवर्नमेंट कहती थी। वो मिलने को तैयार नहीं हुए केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से। ये मानसिकता थी सीपीएम की। आज वो सीपीएम कहाँ है, जरा खोज कर बताइए। ममता बनर्जी ने उसी रास्ते को अपनाया। जिस तरह से केंद्र सरकार का, आप विरोधी पार्टी है, विरोध कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की धमकी दी, आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप धमकी दे रही हैं कि अगर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में होटल में रुके हुए हो तो वो मेरी कृपा से। आप समझ सकते हैं, किसी दुश्मन देश का प्रधानमंत्री भी अगर भारत का प्रधानमंत्री जाए उसके देश में तो ये बात नहीं कह सकता जो ममता बनर्जी ने कही। तो वो शिष्टाचार की, सार्वजनिक व्यवहार की सारी सीमाएं लांघ चुकी थी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस गई है तो आप मानकर चलिए कि तृणमूल कांग्रेस लौटकर पश्चिम बंगाल की सत्ता में कभी नहीं आने वाली है। और जिन लोगों को शक हो वो कांग्रेस और सीपीएम का हाल देख लें कि क्या हाल हुआ। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस में जो लोग भी हैं उनको समझ में आ रहा है कि अब की जो चुनकर आए हैं विधानसभा और लोकसभा में, अगले चुनाव में उनके चुनकर आने की संभावना नहीं के बराबर है। तो इसलिए जाहिर है कि अगर उनको भविष्य में राजनीति करनी है तो उनको नया ठिकाना तलाशना पड़ेगा। अगर कांग्रेस और सीपीएम मजबूत होते तो वो उनका दरवाज़ा खटखटाते, पहले भाजपा का नहीं खटखटाते। लेकिन अब तो एकमात्र विकल्प तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, सांसदों के लिए भाजपा है पश्चिम बंगाल में, और कोई पार्टी है ही नहीं। तो इसलिए अगर वो भाजपा में आने की कोशिश करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। अगर 20-22 सांसद तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य आने को तैयार हैं तो उनको लिया तो जा सकता है। 29 हैं तो 2/3 से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन चुनाव क्षेत्रों से वो चुनकर आए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार था, जिसने बरसों बरस मेहनत की, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उस पर क्या बीतेगी, पार्टी उसके बारे में क्या सोचेगी। हालांकि पार्टियां जो है
बड़े हित के लिए छोटे हित को कुर्बान कर देती हैं। याद कीजिए कैसे एक बार नहीं 3-3 बार समझौता किया भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए कि केंद्र में उसको मदद मिलती रहे, केंद्र में वो मजबूत रहे, इसलिए स्टेट यूनिट को कुर्बान कर दिया। लंबे समय तक यही स्थिति उड़ीसा में थी कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का समर्थन केंद्र में मिलता रहे, संसद में सहयोग मिलता रहे, इसके लिए स्टेट यूनिट की मांग को, उनके विकास की मांग को हमेशा केंद्रीय यूनिट ने इग्नोर किया। लेकिन 2024 में जब तय किया कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, सत्ता में आ गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को लेने के बारे में भारतीय जनता पार्टी में विचार हो सकता है, वो उस प्रस्ताव को मना करना कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत नहीं है, 240 सीटें हैं। अगर 20-22 सांसद आ जाते हैं तो 260-262 हो जाते हैं, उसके बाद 10-12 सांसदों की और ज़रूरत होगी पूर्ण बहुमत के लिए। और अभी लोकसभा चुनाव 3 साल बाद है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसा भी किया है कि दूसरे दलों से लोगों को लिया है और उन सबको फिर टिकट दिया हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि अभी जो तृणमूल कांग्रेस से अगर आते हैं, अगर ये बहुत बड़ा अगर है, अगर आते हैं तो उनको 2029 में, मैं लोकसभा सदस्यों की बात कर रहा हूँ, उनको टिकट मिले ही भाजपा का। कुछ को कई संगठन में एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ को कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ को टिकट मिल भी सकता है। ये एडजस्टमेंट लोकसभा के स्तर पर होने की संभावना ज़्यादा है, संभावना की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने साथ मिलाएगी तृणमूल कांग्रेस के, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत नहीं है। 294 में से 208 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कोई असेट नहीं बनेंगे जो आएंगे, वो लाइबिलिटी बनेंगे। केवल दूसरे का घर तोड़ने के लिए अपने घर में संकट खड़ा कर लें, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने जा रही है विधायकों के स्तर पर। लेकिन लोकसभा सदस्यों का जहाँ तक मामला है, वहाँ ज़रूरत दोनों तरफ है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों को भी है। अगर उनको 2029 का चुनाव फिर से जीतना है तो वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर तो नहीं जीत सकते। जो लोग ये मान लें कि कोई बात नहीं, जीत जाएंगे लेकिन पार्टी में बने रहेंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिन लोगों को लगेगा कि नहीं, जीतना ही सबसे प्राथमिक चीज़ है, वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी को मैंने बताया है कि अपना बहुमत के करीब पहुंचने के लिए ज़रूरत है ऐसे सांसदों की। क्या भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम लेगी? क्योंकि बंगाल यूनिट में असंतोष बढ़ेगा। दूसरी अच्छी बात यह है भाजपा के लिए कि अगर इस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद आते हैं और मान लीजिए कि 2/3 नहीं भी होते, इस्तीफा देकर आते हैं, तब भी उनके फिर से चुने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो वातावरण है इस समय पश्चिम बंगाल का, भारतीय जनता पार्टी जिसको खड़ा करेगी वो जीतेगा। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस की टूट तय है, और ये केवल विधायक और सांसदों के स्तर पर नहीं होगी, ये जिला और ग्राम पंचायत के स्तर तक टूट होगी, बड़े पैमाने पर टूट होगी। जब तक टूट नहीं होती तब तक असंतोष होगा। पार्टी में अलग अलग धड़े एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे। ममता बनर्जी आज ये हिम्मत नहीं कर सकती कि वो कोई बड़ी रैली बुला सकें। एक समय स्थिति पिछले 15 साल से ये थी, नरेंद्र मोदी ही कर पाए, उसके अलावा कोई नहीं कर पाया कि कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोई सभा कर सके। वो ममता बनर्जी की ही ताकत थी। लेकिन आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली कर सकती हैं। आज हालत ये हो गई है कि उनकी और उनके भतीजे की, उनका सामाजिक जीवन खत्म हो गया है। जहाँ निकलते हैं शहर में और कहीं भी चोर चोर के नारे लगते हैं। ये दृश्य ममता बनर्जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। और अब अभिषेक बनर्जी का तो अभी राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच उनके खिलाफ पहले से चल रही है। वो कब जेल चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है।
और ममता बनर्जी की इस समय सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो अभिषेक बनर्जी ही। ममता बनर्जी किसी पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं इस समय तो अभिषेक बनर्जी। आप कल्पना कीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप में अगर ईडी या सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है अभिषेक बनर्जी को, तो ममता बनर्जी की क्या हालत होगी। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना पहले की तरह आसान नहीं है। परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल बदल गया है। पश्चिम बंगाल के लोग बदल गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से मुंह फेर लिया है। जैसे पहले कांग्रेस से मुंह फेरा, फिर लेफ्ट फ्रंट से, और अब ममता बनर्जी और टीएमसी से मुंह फेर लिया है। इसलिए अब कोई संभावना तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने की नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी संघर्ष करें या न करें, उनको समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। अगले चुनाव तक उनकी हालत भी वही होने वाली है जो सीपीएम और कांग्रेस की हुई थी। उसमें ज़्यादा देर नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो अभी 5 साल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी 3 साल है। और लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी 2029 में उनकी पार्टी सबसे खराब परफॉर्मेंस करने जा रही है जब से वो सत्ता में आई हैं 2011 में, उसके बाद से। तो ममता बनर्जी की पार्टी टूटेगी, ये तय है। कब टूटेगी, सवाल सिर्फ इतना है। इसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, और इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के संसदीय दल को तोड़ना चाहेगी या तोड़ेगी? अगर तोड़ना चाहेगी तो टूट जाएगी, तोड़ना नहीं चाहेगी तो नहीं टूटेगी। लेकिन असंतोष उसके बावजूद पनपेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बगावत करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी का बुरा दिन 4 मई नहीं था, 4 मई से बुरे दिन की शुरुआत हुई है, और ये लंबे समय तक चलने वाला है। मुझे मालूम नहीं कि ज्योतिष के हिसाब से कौन सा ग्रह होता है जिसकी दशा या महादशा सबसे लंबी चलती है, लेकिन ममता बनर्जी के राजनीतिक वनवास की जो महादशा है वो बहुत लंबी चलने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।